स्वागत है दोस्तों आप सभी का नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में। आज हम आप सबके लिए हिंदी सीरीज की क्लास नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसका टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों आपके एग्जाम में आने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें से एक न एक प्रश्न आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर आपके वर्णमाला के प्रत्येक टॉपिक के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इस साथ ही साथ इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि जो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी हो सके। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हिंदी की सीरीज़ की आने वाली आगे की वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला जानने से पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? ऐसी ध्वनि संकेत जिनके और खंड हम ना कर पाए, जैसे कि आपका अ, ख, क, ये सारे क्या हैं? आपके वर्ण हैं जिनके हम और भी खंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और वर्णमाला देख लेते हैं। तो वर्णमाला इन सभी वर्णों को ही हमने एक क्रमबद्ध या फिर व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है, उसे ही क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में दोस्तों कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल आपका 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, और मूल रूप से देखें तो मूल आपके 44 वर्ण होते हैं। ठीक है, इन 52 वर्णों में कुछ स्वर होते हैं जिनकी संख्या होती है आपकी 11, कुछ व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या है 33, कुछ संयुक्त व्यंजन है जिनकी संख्या 4 होती है, कुछ उच्छृप्ति या फिर द्विगुण व्यंजन है 2, और कुछ अयोग वर्ण 2 है। ठीक है, इस प्रकार मिला करके इसकी संख्या हो जाती है आपकी कुल 52। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्वर। स्वर क्या होते हैं? यह स्वतंत्र होते हैं, इसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकें। ठीक है, जैसे कि आपका अ, आ, ई, ये सारे क्या हैं? आपके स्वर हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है, आपके टोटल क्या है? 11 स्वर हैं। अब जान लेते हैं स्वर के प्रकार। तो स्वर के प्रकार को हम लोगों ने अलग अलग आधार पर बांटा हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा है। ठीक है, सबसे पहले हो गया आपका मूल स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में आपको कोई भी बाधा या फिर रुकावट ना आए, ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं? हम मूल स्वर। जैसे कि आप उच्चारित करके देखिए, अ, ई, उ, री, ये सारे क्या हैं? आपके मूल स्वर हैं। ठीक है, इसकी टोटल संख्या है आपकी 4। अगला देख लेते हैं हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जब समान स्वर का संघात हो तो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। समान स्वर जैसे कि अ और अ आपका समान स्वर है। ठीक है, तो वह दोनों के मेल से ही क्या बनता है? आपका दीर्घ स्वर बनता है। तो अ और अ के मेल से बड़ा आ, ई और ई के मेल से ई, उ और उ के मेल से उ, और री के मेल से जो होता है बड़ा री होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो बड़ा री है उसकी मान्यता हमारे वर्णमाला में नहीं है, अर्थात जो आपके दीर्घ स्वर हैं उसकी संख्या जो होती है आपकी 3। ठीक है, आ, ई और उ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा संयुक्त स्वर असमान स्वर के संघर्ष से बनता है। तो असमान स्वर जैसे कि आपका अ और ई, ये दोनों क्या हैं? आपके असमान स्वर हैं। उनके ही मेल से आपका ए बनता है। आ और ई के मेल से आपका बन जाता है ए। ठीक है, तो वही बोला है कि असमान स्वर के संघर्ष से आपका जो बनता है संयुक्त स्वर होता है। ठीक है, जैसे कि ए, ओ, ये क्या है? आपके संयुक्त स्वर, इसकी संख्या होती है 4। अगला है आपके उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर भी हमने इन्हें 3 भागों में बांटा है। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुंत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में आपको बहुत ही कम समय लगे, जैसे कि आपका अ, ई, उ, री, ये क्या है? आपके ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, ये इनकी टोटल संख्या होती है 4। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हमको 2 गुना समय लगे, जैसे आप उच्चारित कीजिए आ, ई, उ, ए, तो ये क्या होते हैं? आपके दीर्घ स्वर। प्लुंत स्वर इनके उच्चारण में हमको 2 गुना से भी ज़्यादा समय लगे।
तो जैसे कि आप बोले आ, ई, ठीक है, इनको इस प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपके उच्चारण के आधार पर। अगला है हमारा होठों के आकृति के आधार पर। तो होठों की आकृति के आधार पर हमने इन्हें दो भागों में बांटा है। एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा है आपका अवृत्तमुखी, जिसके उच्चारण में वृत्त बने। अब जो आप उच्चारित करते हैं उनके उच्चारण में आपके जो होठ है वो गोल आकृति के बने, तो उनको क्या कहते हैं हम वृत्तमुखी। जैसे कि आपने उच्चारित किया ऊ, ओ, तो ये कैसे हो जाते हैं आपके वृत्तमुखी स्वर हो जाते हैं। अवृत्तमुखी स्वर जिसके उच्चारण में वृत्त ना बने। ठीक है, तो इन स्वरों के उच्चारण में आपका जो होठ है वो वृत्त के आकार का नहीं बनता, तो वो हो जाता है आपका अवृत्तमुखी स्वर। अगला है आपके जीभ के स्पर्श के आधार पर। तो अब हम देख लेते हैं जीभ के स्पर्श के आधार पर। तो जीभ के स्पर्श के आधार पर हम इन्हें तीन भागों में बांटे हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो जीभ के जो अग्र भाग से उच्चारित हो उन्हें क्या कहते हैं अग्र स्वर, बीच के भाग से तो उन्हें मध्य स्वर और पश्च के भाग से तो उन्हें बोलते हैं पश्च स्वर। अग्र स्वर में आ जाते हैं आपके ई, ए। मध्य स्वर में आ जाते हैं आपके अ और पश्च स्वर में आ जाते हैं आपका आ, उ, ओ और री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका व्यंजन। तो अब जान लेते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। जो स्वतंत्रता पूर्ण बोले नहीं जाते, अर्थात इनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। जैसे कोई भी वर्ण, जैसे कि आपका हो गया क, इनको उच्चारित करने के लिए आपको एक स्वर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही वर्णों को क्या कहते हैं हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाए उसे ही क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ हैं वो आपके मुख के अंदर का भाग है, उनका ही आपके जीभ से स्पर्श होकर कुछ वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें ही आपका स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है टोटल 25। इन 25 व्यंजनों को हमने 5 भागों में बांटा है, 5 वर्गों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो जो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, तो इनको हम कंठ और जीभ की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, च वर्ग जो है च, छ, ज, झ, ञ, इन्हें हम तालु की सहायता से बोलते हैं। ट वर्ग जो है ट, ठ, ड, ढ, अ, इन्हें हम मूर्धा और जीभ की सहायता से उच्चारित करते हैं। त वर्ग जो त, थ, द, ध, न, इनको हम दंत और जीभ की सहायता से उच्चारित करते हैं। प वर्ग जो है प, फ, ब, भ, म, उन्हें हम ओष्ठ और जीभ की सहायता से उच्चारित करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके वर्गों का उच्चारण स्थल। अब देख लेते हैं कि पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या होते हैं? ये जो वर्ग 5 के सभी अक्षर को हम क्या कहते हैं आपके पंचमाक्षर। ठीक है, इन्हें हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। ठीक, वर्ग 5 के जितने भी वर्ण हैं उनको हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। आगे जान लेते हैं हम सघोष और अघोष वर्ण। ठीक है, तो वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 1 और वर्ग 2 में जितने भी वर्ण हैं उनको क्या कहते हैं हम अघोष वर्ण। और वर्ग 3, 4 और 5 में जितने भी वर्ण हैं उनको क्या कहते हैं हम सघोष वर्ण। अब जान लेते हैं सघोष और अघोष वर्ण होते क्या हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा जो मुख में कंपन हो उन्हें क्या कहते हैं हम सघोष वर्ण। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख में कोई भी कंपन ना हो उन्हें क्या कहते हैं अघोष वर्ण। ठीक है, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 के सभी वर्ण जो है वो अघोष वर्ण, और वर्ग 3, 4 और 5 के जितने भी वर्ण हैं वो सघोष वर्ण में आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार होते हैं आपके अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में आपके वर्ग 1, 3 और 5, वर्ग 1, 3 और 5 ये आ जाते हैं आपके अल्प प्राण में।
और वर्ग 2 और 4 जो है वो आ जाते हैं आपके महाप्राण में। ठीक है। अब अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में आपकी जो सांस है वो कम बाहर निकले तो उसे क्या कहते हैं? हम अल्प प्राण कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी जो सांस है वो बहुत अधिक बाहर निकले तो उसे क्या कहते हैं? हम महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण में आ जाएगा आपका वर्ग 2 और वर्ग 4 के सभी वर्ण, और आपके जो अल्प प्राण में आ जाएगा आपके वर्ग 1, वर्ग 3 और वर्ग 5 के सभी वर्ण। ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है अघोष वर्ण 1 और 2 वर्ग, सघोष वर्ग आपका 3 और 3, 4 और 5 वर्ग, अल्प प्राण आपका 1, 3 और 5 वर्ग, महाप्राण आपका 2 और 4। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे देख लेते हैं हमारा ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें आपका जो जीभ है वो आपके मुख को रगड़े और एक गर्मी का आभास हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? हमारे ऊष्मीय व्यंजन। ठीक। तो ऐसे वर्ण कौन कौन से आपके? ह, श, स और स। इनके उच्चारण में क्या होता है? आपके मुख में कुछ गर्मी का आभास होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय व्यंजन। आगे देख लेते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं आपके य, र, ल और व। ठीक है। यह 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्धस्वर, एक होता है लुंठित व्यंजन और एक होता है पार्श्विक व्यंजन। ठीक है। अर्धस्वर में आ जाते हैं आपके य और व वर्ण, लुंठित व्यंजन में आ जाता है आपका र और पार्श्विक व्यंजन में आ जाता है आपका वर्ण ल। तो यह सब आपको याद रखना है। ठीक है। आगे है आपका उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन में आपका आ जाता है अड़ा और अढ़ा। ठीक। संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बने, तो ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, जैसे कि हो गया आपका छ, छतरी, जो कि क और श दोनों के मेल से बनता है, त्र जो त और र के मेल से, स्र जो स और र के मेल से, और ज्ञ जो ज और इया के मेल से। ठीक है। तो ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। अब आ जाते हैं हमारे द्वित्व व्यंजन। किसी व्यंजन का सहयोग उसी व्यंजन के साथ होता है। ठीक। तो ऐसे व्यंजन जिनका संयोग उन्हीं के साथ हो, उसी व्यंजन के साथ हो, उन्हें क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो जैसे कि आपका दिल्ली, मक्का, बिल्ली, ये सब में क्या हो जाते हैं? आपके एक ही व्यंजन 2 बार आता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? आपका द्वित्व व्यंजन। अगला है आपका अलिजिह्वा वर्ण। ठीक है। जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लगा हो। नुक्ता का अर्थ है जैसे ये क हो गया, उसके नीचे एक पॉइंट लगा हो। ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? हम नुक्ता। ठीक। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? अलिजिह्वा वर्ण। ठीक। अगला है आपका नासिक्य वर्ण। तो आपने देखा था पंचमाक्षर, स्पर्श व्यंजन में आपने पंचमाक्षर देखा था, जिसके 5वें वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उन्हीं को ही क्या कहते हैं? हम नासिक्य वर्ण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अयोगवाह वर्ग में। तो अयोगवाह वर्ग अम और अह को ही क्या कहते हैं? हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ठीक है। क्योंकि यह ना तो पूर्णतः स्वर और ना ही पूर्णतः व्यंजन होते हैं, यह हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं। ठीक है। तो ये क्या? स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं। तो इसमें 2 आते हैं आपके, एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। तो स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। ठीक है। तो इनकी ध्वनि आपकी नाक से निकलती है, जैसे कि हो गया अंगूर, तो ये क्या होते हैं? आपके अनुस्वार होते हैं। विसर्ग, यह भी अनुस्वार की भांति स्वर के बाद आते हैं तथा इनका उच्चारण ह की तरह होता है। ठीक है। विसर्ग का उच्चारण आपका ह की जैसे उच्चारित होता है। ठीक। अगला है आपका अनुनासिक और निनुनासिक। तो अनुनासिक वर्ण कैसे वर्ण होते हैं? जिनका उच्चारण आपके प्राण वायु नाक और मुंह दोनों से निकले। ऐसे वर्णों का उच्चारण करने में जो आपकी प्राण वायु है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है। और निनुनासिक क्या होते हैं? जिसमें आपके प्राण वायु जो है केवल मुख से निकलती है। ठीक है।
तो आपका अनुनासिक में प्राणवायु नाक और मुंह दोनों से और नीनुनासिक में प्राणवायु केवल मुंह से निकलती है। अनुनासिक वर्ण में जो भी वर्ण में आपके चंद्र बिंदु लगे उन्हें क्या कहते हैं? आपके अनुनासिक वर्ण। हाल ही में ये एग्जाम में आपके पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थल। अब हमने कुछ वर्णों के उच्चारण स्थल देखना है, ठीक है। तो हमने कुछ वर्गों के उच्चारण स्थल देखे थे, अब हम देख लेंगे स्वर के उच्चारण स्थल। तो स्वर क्या है? स्वर में अ और आ जो वर्ण है वो कंठ और जीभ के स्पर्श से उच्चारित होते हैं। उसी प्रकार ई और ई है वो तालु और जीभ के स्पर्श से उच्चारित होते हैं। री जो है वो मूर्धा और जीभ के, और ऊ जो है वो ओष्ठ और जीभ के स्पर्श से उच्चारित होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन में जो आते हैं य र ल, वो कहाँ से उच्चारित होते हैं? तो य जो है वो आपका तालु और जीभ से, र जो है वो आपका मूर्धा और जीभ से, ल जो है वो दंत और जीभ से। ऊष्म व्यंजन का जान लेते हैं ह, श, स और श। तो ह जो है वो कंठ और जीभ से, तालु जो है श जो है वो तालु और जीभ से, श जो है वो मूर्धा और जीभ से, स जो है वो दंत और जीभ से, ठीक है। तो उसी प्रकार और भी कुछ वर्ण हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ए और ए जो हैं वो कंठ, तालु और जीभ तीनों की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो ऐसे वर्णों को क्या बोलते हैं हम लोग? कंठ तालव्य वर्ण। तो ए और आपका कंठ तालव्य वर्ण में आ जाते हैं। उसी प्रकार कंठ, ओष्ठ और जीभ तीनों के सहायता से आपका जो ओ और औ वर्ण है वो उच्चारित होता है, इसलिए इन्हें हम कंठोष्ठ वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। दंत, ओष्ठ और जीभ ये तीनों की सहायता से एक वर्ण उच्चारित होता है जो कि है व। तो ये तीनों की सहायता से उच्चारित होने के लिए इन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा जो कि है हिंदी का वर्णमाला टॉपिक खत्म होता है। आगे हम जान लेते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर हैं। कंठ तालव्य हमने अभी अभी पढ़ा था, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर एवं स्वर वर्णों के मेल से बनता है, स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मेल से, व्यंजन एवं विसर्ग के मेल से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में अर्ध स्वर है, य व म, व ह घ, ह व त, य व ह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्ध स्वर है। द्विगुण व्यंजन है, आपके द्विगुण व्यंजन हमने बताया था अड़ा और अढ़ा। अ किस प्रकार का स्वर है? किस प्रकार का? आपके जीभ के मध्य भाग से, तो इसलिए मध्य स्वर। निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है, आपका कंठव्य व्यंजन ग, ठीक है। तो क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो आपके कंठव्य व्यंजन में आ जाते हैं। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? तो स्पर्श व्यंजन क, च, ट, प ये सारे क्या हैं आपके स्पर्श व्यंजन। निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण नहीं है, कौन सा नहीं है? आपका जो ल है वो नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है कि छ, त्र और ज्ञ जो है वो किन किन वर्णों के मेल से बनता है। अगला है आपका, निम्न में से पंचम अक्षर ध्वनि है, कौन सी आपकी? ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से ऊष्म व्यंजन है, कौन सा है ऊष्म व्यंजन? आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कम समय लगे, जिनके उच्चारण में हमको कम समय लगता है। निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ हमारे MCQ क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हिंदी में आने वाली सीरीज़ है उसके सारे वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। साथ ही साथ दोस्तों
वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हिंदी के अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।